हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में। आजकल इस विषय पे काफ़ी बातचीत हो रही है यूट्यूब पे और हर जगह, लेकिन जब इसका सटीक यूज के बारे में हम खोजते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। बहुत कम ही लोग हैं जो नक्षत्रों का सटीक प्रयोग करते हैं। तो आज मुझे जितना सीखने और जानने को मिला, जितने मैंने पुराने आर्टिकल्स पढ़े उस हिसाब से, और जितना मैंने जो कुछ कुंडलियाँ मेरे पास अब तक आई हैं उसमें मैंने लगा के देखा, उस हिसाब से मैं बताता हूँ आपको कि नक्षत्र का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। अब देखिए कि जैसे बहुत लोग इस बात पे ज़्यादा वजन देते हैं या ध्यान देते हैं कि जैसे अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि है, तो ग्रह शनि के नक्षत्र में चला गया और वो खराब हो गया। लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि आपको नक्षत्र के जब गुण धर्म स्वभाव आपको अलग तरह से पढ़ना चाहिए, और उसमें साफ साफ आपको पता चलेगा कि कौन सा नक्षत्र सौम्य है, क्रूर है, ना कि सिर्फ उसका स्वामी शनि जानने से आपको ये हो जाएगा कि नक्षत्र क्रूर हो गया या खराब हो गया। क्योंकि देखिए कि जो ये बताया जाता है कि इस नक्षत्र के स्वामी ये हैं, ये सिर्फ विंशोत्तरी दशा के आधार पर बताया जाता है, क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है उसी नक्षत्र के आधार पर विंशोत्तरी दशा निकलती है। तो सिर्फ इसका इतना ही महत्व है कि अगर आप स्वामी का विचार कर रहे हैं तो वो सिर्फ जब ग्रह की विंशोत्तरी दशा चल रही हो, या आप किसी ग्रह की विंशोत्तरी दशा कैसे जाएगी उसमें अगर आप देखें तब आप उसके स्वामी का विचार करें, अन्यथा उसके स्वामी का विचार ना करें। ये पहली बात है, क्योंकि साउथ के भी बहुत से लोग हुए जिन्होंने इस बात का कड़ा विरोध किया है। और जाहिर सी बात है कि आप मतलब नक्षत्र का जो स्वभाव है उसको ना पढ़ के सीधे सीधे आप ये समझ ले रहे हैं कि वो नक्षत्र क्रूर हो गया। जैसे अश्वनी है, तो अश्वनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र माना जाता है, लेकिन अश्वनी नक्षत्र इतना अच्छा नक्षत्र है, इतनी ऊर्जा है उस नक्षत्र में, तो आपको पर्टिकुलरली नक्षत्र का गुण धर्म पढ़ना पड़ेगा। जैसे उत्तर भाद्रपद है, अब कहने को तो ये शनि का नक्षत्र है, लेकिन ये मित्रवत व्यवहार के लिए जाना जाता है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, और सौम्य नक्षत्र में काउंट होता है। तब आप कह दीजिए कि वो ग्रह शनि के नक्षत्र में चला गया तो वो खराब हो गया, लेकिन ये बात सरासर गलत है। बल्कि उस कंडीशन में आपको ये देखना चाहिए कि यदि मान लीजिए कि किसी का शुक्र शनि के नक्षत्र में बैठा है, तो आपको अगर शुक्र की विंशोत्तरी दशा चल रही हो या चलने वाली हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि शनि किन भावों का उस कुंडली में स्वामी बनता है और कहाँ बैठा है। उस नक्षत्र के स्वामी के हिसाब से अगर विंशोत्तरी दशा चल रही हो तब ग्रह पर प्रभाव पड़ता है, अन्यथा की दृष्टि में नहीं। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए कि शनि उस कुंडली में अच्छे भाव का स्वामी बनता है और अच्छे भाव में जाकर बैठा है, तो फिर उस ग्रह की दशा अच्छी जाएगी। मोटा माटी एक नियम अगर लगा के देखा जाए तो इस हिसाब से। तो जैसे मान लीजिए कि किसी का तुला लग्न है, तुला लग्न के लिए शनि योग कारक बनते हैं, तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे पंचम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि बनते हैं तुला लग्न के लिए, तो इसमें यदि मान लीजिए कि शुक्र किसी का अनुराधा नक्षत्र में बैठा है जो कि शनि का नक्षत्र है, और शनि इस कुंडली में मान लीजिए कि दशम भाव में बैठा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस शुक्र की दशा में जो कि शनि चूँकि दशम भाव में बैठा है, इसलिए तरक्की, व्यवसाय में लाभ, उन्नति हेतु फल मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि दशम भाव में बैठा है। हालांकि इसमें भी एक बात ध्यान देने के योग्य है कि ग्रह जहाँ बैठा है उसका ज़्यादा प्रभाव है, ना कि वो इस जो फार्मूले में कि जिस घरों का स्वामी बनता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कुंडली में, मान लीजिए कि किसी भी कुंडली में बुध जिसके नक्षत्र में है, मान लीजिए बुध केतु के नक्षत्र में है, तो केतु जहाँ पे बैठा है, मान लीजिए दशम भाव में बैठा हो, नवम भाव में बैठा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि बुध की दशा में और केतु के अंतर दशा में वो जो दशम भाव या नवम भाव जहाँ भी केतु बैठा है उसके फलों की प्राप्ति होगी। तो आप इस हिसाब से विंशोत्तरी दशा में आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप इस फार्मूले का उपयोग हर जगह ना करें कि कहीं भी फलित। जैसे मान लीजिए कि लगन में कोई ग्रह बैठा हो और वो शनि के नक्षत्र में हो या फिर अश्वनी केतु के नक्षत्र में हो, तो फिर उसमें आप सीधे सीधे ये ना कहें कि ये क्रूर ग्रह का नक्षत्र है इसलिए खराब हो गया, बल्कि आपको यदि
प्रॉमिस ऑफ द चार्ट देखना है, यानी कि जीवन भर का फलित उस ग्रह का देखना है, तो आपको उस नक्षत्र के जो गुण हैं, सौम्य गुण हैं, खराब गुण हैं, इसके आधार पे आपको फल कथन करना होगा। क्योंकि देखिए कि एक राशि में जैसे बहुत लोग के एक ही ग्रह एक ही भाव में बैठा होता है लेकिन सेम फल नहीं देता है, उसका कारण यही है कि वो नक्षत्र कैसा है। जैसे बहुत लोगों का चंद्रमा नीच का होता है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ होती हैं जिनमें व्यक्ति बहुत तरक्की करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका चंद्रमा ज्येष्ठा में ना होकर के अनुराधा में होता है, और चूंकि अनुराधा नक्षत्र बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना गया है। अब देखिए कि अगर यही अनुराधा नक्षत्र शनि के सिर्फ विंशोत्तरी दशा के स्वामी होने के कारण खराब हो जाता, तो फिर कहाँ ऐसी मतलब व्यक्ति तरक्की कर पाता। लेकिन चूंकि चंद्रमा वहाँ पे नीच होता है, उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन अब उस नीच में भी आपको देखना पड़ेगा कि और चंद्रमा की शक्ति क्षीण तो नहीं हो रही है, वो ज्येष्ठा में या फिर गंडान नक्षत्र में तो नहीं जा रहा है। गंडान नक्षत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि दो राशियाँ, हम इसमें बताया गया है कि जल तत्व और अग्नि तत्व के बीच जो दो राशियाँ होती हैं, उनके बीच में जो स्पेसिफिक नक्षत्र पड़ता है, वो जब खत्म होता है और शुरू होता है, वो नक्षत्र काफ़ी खराब होता है। उनका जो अंतिम चरण हो, जैसे मान लीजिए वृश्चिक राशि का अंत ज्येष्ठा नक्षत्र पे होता है, तो ज्येष्ठा का चौथा चरण और धनु राशि का उदय मूल नक्षत्र से होता है, और मूल का प्रथम चरण, ये जो चरण होते हैं ये गंडांत पॉइंट कहलाता है, गंडांत बिंदु कहलाता है। इसमें यदि चंद्रमा हो या कोई भी ग्रह हो, क्योंकि लोग सिर्फ चंद्रमा से गंडांत देखते हैं, लेकिन अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है इसमें। व्यक्ति उस ग्रह से संबंधित रोग या फिर जो भी ग्रह गंडांत बिंदु पे बैठा हो, वो भाव जिस शरीर के अंग को प्रदर्शित करता है, उस शरीर पे भारी रोग या चोट लगने की आशंका रहती है। जैसे मान लीजिए कि किसी का केतु धनु राशि में मूल नक्षत्र में बैठा हो प्रथम चरण में मूल के, तो फिर व्यक्ति के आँख में या फिर कहीं चोट कटपीट या फिर दृष्टि कमजोर होना, ये लगने की ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ग्रह गंडान पॉइंट पे ना जाए। जैसे बहुत लोग का होता है कि ग्रह स्वराशि का अच्छा फल देता है, वो अपनी जगह है कि वो स्वराशि का अच्छा फल देगा, लेकिन यदि ग्रह गंडान पॉइंट पे जाएगा, जैसे गंडान का अर्थ है कि एक ही समय पे दो चीज़ होना, जैसे कि शाम का वक्त आधी रात भी हो रही है, रात भी आ रही है और दिन खत्म भी हो रहा है, दो ऋतुओं में परिवर्तन। शाम का वक्त हम ज्योतिष शास्त्र में जिनका शाम का जन्म होता है बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये भी दो समय का परिवर्तन हो रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, दो ऋतुओं में परिवर्तन, जाड़ा और गर्मी एक साथ हो रही हो, जैसे कि सितंबर का समय, क्योंकि उस समय भी देखिए आप लोग ज़्यादा डॉक्टर के पास भी जाते हैं, क्योंकि उसी समय लोग ज़्यादा बीमार होते हैं जब दो समय एक दूसरे को छोड़ रहे होते हैं और एक आ रहा होता है। इसीलिए जहाँ पे जल तत्व खत्म हो और अग्नि तत्व शुरू हो रहा हो, वो जो पॉइंट होता है वो बहुत ही खराब माना जाता है। और इसमें भी आपको देखना है कि मूल का जो प्रथम चरण है वो तो बहुत ही खराब माना जाता है। अब उसमें देखना है कि ग्रह कितनी डिग्री पे है। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह धनु राशि में एक अंश और कुछ कला विकला का बैठा हो, या फिर 0 अंश और कुछ कला विकला का बैठा हो, तो फिर वो बहुत ही ग्रह अच्छा नहीं फल देगा, वो ग्रह बहुत पीड़ित हो जाएगा। और उस ग्रह से संबंधित या उस भाव से संबंधित या धनु राशि जिस अंक को प्रदर्शित करती है, जो कि जंघा हो गया हमारा, उससे संबंधित कोई भारी रोग होने की संभावना रहती है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें। अब इसमें एक पॉइंट और आता है जो कि जन संपद विपत्त वाली बात है, उसको मुझे उदाहरण देके समझाना पड़ेगा। लेकिन समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि किसी का चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, वो नक्षत्र पहला नक्षत्र कहलाता है, जिसको कहते हैं हम जन नक्षत्र। आप इसको चाहे लिख सकते हैं, और मुझे जितना याद आ रहा है इसको मैं उदाहरण देके एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। पहला नक्षत्र जो चंद्रमा का होता है, जो कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो जन नक्षत्र कहलाता है। उसके बाद संपत आता है, फिर विपत्त आता है, फिर उसके बाद क्षेम आता है, फिर प्रत्यरी, फिर साधक, फिर वध, फिर मैत्र, फिर अति मैत्र। ये जन्म संपद विपत्त की तारा है। अब इसका यूज क्या है आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कि जैसे उससे जो ग्रह मान लीजिए जन्म नक्षत्र पड़ता है, उससे 10वां नक्षत्र भी जन्म नक्षत्र ही पड़ेगा। लेकिन इसमें जो 3 तारा मैंने बताई कि विपत्त और
प्रत्यरी और वध जो 3 तारा है, तीसरी, 5वीं और 7वीं तारा, ये खराब मानी जाती है। तो कोई ग्रह अगर इन तारा में गया हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। अब ये आपको जन्म संबंध विपद आजकल अधिकतर सॉफ्टवेयर में मिल जाता है, तो आप उसमें देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। हालांकि इसको अच्छे समझाने के लिए मुझे कापी कलम उठाना पड़ेगा, जो कि मैं बाद में आपको समझा दूंगा। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि ग्रह किस तारा में गया है। अगर ग्रह तीसरी तारा या फिर 5वीं तारा या फिर 7वीं तारा में गया हो तो वो ग्रह अच्छा फल नहीं देता है। ये आपको चंद्र नक्षत्र से काउंट करना है, लगन के नक्षत्र से नहीं काउंट करना है। अब दूसरी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि लग्न के जो स्पेसिफिक बिंदु होते हैं वो कौन सा नक्षत्र पड़ता है, उसका भी प्रभाव व्यक्ति पर जीवन भर रहता है। तो आपको अगर व्यक्ति का स्वभाव आपको बताना है और लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आप उस नक्षत्र के हिसाब से स्वभाव बता सकते हैं। अब देखिए कि आपने ध्यान दिया होगा मैंने क्यों कहा कि अगर कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो, जैसे मान लीजिए जो लोग बताते हैं कि मीन लग्न के लिए व्यक्ति ऐसा होगा या फिर तुला लग्न वाला व्यक्ति ऐसा होगा, जो राशियों की बात की जाती है वो अपनी जगह सही है, लेकिन आप ग्रहों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ग्रह पहले आता है, राशियां बाद में आती हैं। तो अगर यदि मान लीजिए कि किसी का सूर्य लगन में बैठा हो, वो चाहे कर्क राशि में ही क्यों ना हो, व्यक्ति निश्चित तब भी स्वाभिमानी होगा और वो थोड़ा सा घमंड वाला गुण व्यक्ति में आएगा ही। क्योंकि अगर वो जल तत्व की राशि है तो सूर्य यहाँ थोड़ा पीड़ित जरूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति के अंदर घमंड और जो स्वाभिमान जो सूर्य प्रदर्शित करता है वो रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि सिर्फ लगन में जो राशि पड़ी उस हिसाब से फलित नहीं किया जाए, बल्कि यदि उसमें ग्रह बैठा है, भाव खाली नहीं है और कोई ग्रह उसको देख नहीं रहा है, तब आप उस राशि के हिसाब से फलित कर सकते हैं। अन्यथा आप ग्रहों को महत्व दीजिए कि यदि ग्रह बैठा है तो उस हिसाब से व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन कीजिए। और जो नक्षत्र में ग्रह बैठा है लगन में, उस नक्षत्र का भी अपना महत्व होता है, आप उस हिसाब से भी कह सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। अब जैसे कि एक एक नक्षत्र के स्वभाव में बताना चलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे याद भी नहीं है अच्छे से। लेकिन फिर भी यदि लगन में कोई नक्षत्र पड़ता है, जैसे रोहिणी नक्षत्र अच्छा माना जाता है, मघा नक्षत्र अच्छा माना जाता है, लगन की डिग्री अगर इस पर पड़ती है तो व्यक्ति को निश्चित ही वो एक प्लस पॉइंट होता है कि उसका जीवन सुनहरे रूप से चला करेगा, उसे ज़्यादा जीवन में बाधा नहीं आएगी। हालांकि ये सब बात को और प्रबल करने के लिए, मजबूती से करने के लिए हमें बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मैंने नक्षत्रों के बारे में जो कुछ मुझे ध्यान आ रहा है सब कुछ मैंने बता दिया है। बाकी इसको अगर मैं समअप करूँ तो आपको सबसे पहले अगर किसी ग्रह की दशा का विचार कर रहे हैं तो आप देखिए कि ग्रह किस ग्रह के नक्षत्र में है। अन्यथा की दृष्टि में आप जो ये लगाते हैं कि अनुराधा का स्वामी क्या कहते हैं शनि हो गया, ज्येष्ठा का स्वामी बुध हो गया, आप इसको ना लगाएं। अगर आप जीवन भर के लिए उस ग्रह को देखना चाहते हैं, जैसे कोई ग्रह सप्तम भाव में बैठा है वो कैसा फल देगा, तो वो सप्तम भाव में किस नक्षत्र में गया आप उसके स्वभाव गुण धन को देखें, निश्चित ही आपका फलादेश सटीक जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई, इसको कैसे देखना है, क्योंकि यदि मान लीजिए कि कोई ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो रोहिणी नक्षत्र में, और रोहिणी का स्वामी होता है चंद्रमा होता है, और चंद्रमा यदि जिस भाव में हो, मान लीजिए चंद्रमा एकादश भाव में हो, तो फिर पत्नी से लाभ। और ये कब होगा, जब यदि जो ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो उसकी दशा चल रही हो। यदि दशा नहीं है तो फिर इसका उतना महत्व नहीं है, बहुत कम महत्व है, अंतर दशा में थोड़ा बहुत फल मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन चूंकि रोहिणी नक्षत्र सौम्य नक्षत्र, अच्छे नक्षत्र में गिना जाता है, स्त्री नक्षत्र होता है, तो आप इस तरह के फलादेश कर सकते हैं कि व्यक्ति को अंततः सफलता मिल सकती है। क्योंकि सप्तम भाव में यदि रोहिणी नक्षत्र पड़ेगा तो वो ग्रह लगन को भी देखेगा। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं आप इनका ध्यान रखिए कि यदि आप विंशोटी दशा का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कौन सा ग्रह किस नक्षत्र का स्वामी है, जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है आप इसको देखें। अन्यथा यदि आप उस ग्रह को पूरे जीवन के लिए विचार कर रहे हैं कि वो कैसा फल उस भाव में दे रहा है, तो आप उस नक्षत्र के गुण धर्म को देखें। और तारा वाली बात वो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, अन्यथा अगर आप कहेंगे तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा
फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।